चलिए शुरू करें। ठीक है, आज जिस टॉपिक का हम लोग यहाँ पे शुरुआत करने वाले हैं वो टॉपिक है आज का यूनिट नंबर फर्स्ट, मध्य प्रदेश का इतिहास। ठीक है, आप सभी लोग परिचित होंगे मध्य प्रदेश के इतिहास से। अपने अपने सिलेबस की कॉपी निकाल के देखना, उसमें यूनिट नंबर फर्स्ट दी गई है और उस यूनिट नंबर फर्स्ट में आपको मध्य प्रदेश के इतिहास में क्या क्या पढ़ना है ये सब दिया है। आप सब जानते हैं कि अगर यूनिट नंबर फर्स्ट के सिलेबस को अगर आप ध्यानपूर्वक देखोगे तो उसमें इतना बराबर एक एक चीज़ों के बारे में बताया नहीं गया है। सीधे सीधे लिख दिया है कि प्राचीन एवं मध्यकालीन एवं आधुनिक मध्य प्रदेश का इतिहास है, मध्य प्रदेश का पूरा इतिहास है, मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश आपको पढ़ना है, कला संस्कृति, ये सारी चीज़ें पढ़ना है। अगर उन्होंने कह दिया है कि प्राचीन मध्य प्रदेश का इतिहास अगर आपको पढ़ना है तो मतलब प्राचीन भारत में हुए इतिहास से संबंधित वो सभी घटनाएं जिनका तात्पर्य मध्य प्रदेश से भी था और मध्य प्रदेश में घटित वे सभी घटनाएं जिनका तात्पर्य भारत के इतिहास से भी संबंधित था। इन सारी चीज़ों को आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और मध्य प्रदेश के इतिहास को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा इतिहास। आप मध्य प्रदेश क्या, दुनिया के किसी भी इतिहास को अगर आपको समझना हो बहुत अच्छे तरीके से तो आपको सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए कि इतिहास क्या है। और जब तक आप इतिहास को अच्छे से नहीं समझोगे तब तक आप ये नहीं जान पाओगे कि हमें इतिहास को पढ़ना कैसे है। और इतिहास, आप यकीन मानना बेटा, आप इतिहास को पढ़ ही नहीं पाओगे अगर आपने इतिहास को समझा नहीं तो। और जिसने एक बार इतिहास को समझ लिया तो मान के चलिए कि उसको इतिहास को रिवाइज करने की भी आवश्यकता नहीं है। इसलिए इतिहास को बहुत अच्छे तरीके से और समझ के पढ़ना है। और मैं यहाँ पे वही कोशिश करने वाला हूँ आपको कि मैं चीज़ों को आपको कुछ इस तरीके से बताने वाला हूँ कि ताकि आपके दिमाग में वो बातें इमेजिनेशन के माध्यम से फिट हो जाएं और आपको रिवीजन करने की आवश्यकता ना पड़े। और अगर पढ़े भी तो आप आसानी से शॉर्ट नोट्स बना के आप उसका रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज से हम शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश के इतिहास की और ये आज इतिहास का पहला लेक्चर है। ठीक है, और इसका अगर हम संबंध देखें हमारे प्रीलिम्स के सिलेबस से तो ये प्रीलिम्स के यूनिट नंबर फर्स्ट, मेंस में तो भरमार है इसका सिलेबस, कोई बात ही नहीं है। इसमें प्रीलिम्स में लगभग इससे आपको पिछले साल जिस ट्रेंड में क्वेश्चन पेपर आए हैं उस हिसाब से अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश के इतिहास को अब आपको ऊपर ऊपर नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपको बहुत अंदर तक जाके मध्य प्रदेश के इतिहास को एनालिसिस करके पढ़ना पड़ेगा। और लगभग मध्य प्रदेश का इतिहास जो है, जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, इसका जो रेफरेंस मैं ले रहा हूँ यहाँ पे हिंदी ग्रंथ एकेडमी की बुकों को ले रहा हूँ। लगभग इसमें 70 से 80% डेटा जो है जो हिंदी ग्रंथ एकेडमी की बुकों में दिया है, ऑथेंटिक डेटा जो पीएससी मानता है, उसको हम यहाँ पे मान के चलेंगे। ठीक है, और भी किताबों से हम डेटा ले सकते हैं परंतु हमें क्या करना है और किताबों से, और आपको भी मैं यही सलाह दूंगा कि आप ज़्यादातर किताबें ना ही लें तो बेहतर है। जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है उस पे ही आप ज़्यादा थोड़ा सा ट्रस्ट रखें, क्योंकि आप 1 या 2 किताबें पढ़ेंगे पर यहाँ पढ़ाने वाले टीचर आपको पढ़ाने के लिए कम से कम 8 से 10 किताबें पढ़ते हैं और उन 8-10 किताबों का एक निचोड़ निकाला जाता है कि किसका आंसर किस आयोग ने क्या माना था। ना सिर्फ मध्य प्रदेश आयोग की ही बात कर रहे हैं हम, मैं अगर मेरी ही बात करूं तो मैं आपको जब पढ़ाता हूं तो मैंने जो तैयारी की है किसी भी चीज़ के लिए, जब भी मैं आपको पढ़ाऊंगा तो उसके लिए सबसे पहले मैं पूरे ओवरऑल इंडिया में उस संबंधित टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं और उन क्वेश्चनों के आंसर उस संबंधित आयोग ने क्या माने हैं, उस राज्य के आयोग ने क्या माने हैं, या यूपीएससी ने क्या माना है, एसआई ने आंसर क्या माना है। आपके इंडिया में जितने भी पेपर हो रहे हैं इतिहास से संबंधित, जैसे आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे प्राचीन भारत का इतिहास, और जो टॉपिक मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ उस टॉपिक से संबंधित पूरे इंडिया में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चनों को सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं। और उस रिव्यू करने के बाद उसका आंसर एग्जामिनरों ने क्या माना है एक्चुअल में उसकी आंसर शीट में, उस हिसाब से हम यहाँ डेटा तैयार करते हैं ताकि वो डेटा एकदम ऑथेंटिक रहे, आप तक गलत जानकारी बिल्कुल पहुँचे ही ना। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप भले ही रिवीजन के लिए आप कोई बुक परचेस कर लें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, पर मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर आपको पढ़ना ही है तो हिंदी ग्रंथ एकेडमी की बुक पढ़ें अगर आप मध्य प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो।
अगर वे नहीं भी पढ़ रहे हैं तो दिक्कत नहीं है, यहाँ तो सब पढ़ाया ही जाएगा आपको, और जितना बुक में नहीं दिया गया है उससे ज़्यादा यहाँ पढ़ाया जाएगा। आप तो सोचेंगे सर इतना तो बुक में दिया ही नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत शॉर्ट में चीज़ें दी होती हैं, डायरेक्ट चीज़ें दी जाती हैं। पर यहाँ जो आपको पढ़ाया जाएगा, यहाँ पे तो आपको एकदम डीपली पढ़ाया जाएगा, ठीक है। इसलिए आप किताबों को लेकर तनाव बिल्कुल भी ना लें, बिल्कुल शांत मन से यहाँ पे आपको पढ़ना है, बिल्कुल आसानी से यहाँ पे कवर होगा। मध्य प्रदेश का इतिहास जो आपके प्रीलिम्स की यूनिट नंबर 1 में है, जैसा कि आप जानते हो। पर मध्य प्रदेश के इतिहास को पढ़ने से पहले आम तौर में क्या होता है, कोई भी किताब या कोई भी टीचर जनरली अभी तक का जो ट्रेंड रहा है उसमें ये रहता था कि मध्य प्रदेश का इतिहास जो शुरू होता है वो पाषाण युग से होता है, पत्थरों के युग से। जिस समय पत्थरों का काल था, जिस समय पत्थरों का ज़्यादा महत्व था, उस समय से मध्य प्रदेश के इतिहास को अक्सर में पढ़ा जाता था। अभी तक पिछले पीएससी के पेपर तक भी ये चीज़ें शायद ही किसी टीचर ने आपको बताया होगा, और शायद ही किसी बुक में भी देते रहे होंगे। चूँकि हम यूपीएससी के लेवल से चीज़ें पढ़ रहे हैं तो यूपीएससी में तो इनसे सवाल आते ही आते हैं, और ट्रेंड में आजकल आ भी गया है। यूपीएससी ने जो टॉपिक आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, यहाँ से भरमार क्वेश्चन पूछे हैं, क्वेश्चन की बौछार लगा दी है। हर साल एक ना एक क्वेश्चन आपको यहाँ से अवश्य देखने को मिलेगा। और एमपीपीएससी का जिस हिसाब से ट्रेंड चलने वाला है और जिस हिसाब से वो अपने क्वेश्चन पेपर तैयार कर रहा है, इस आधार पे हम ये ज़रूर जान सकते हैं कि अब जो पेपर आएगा वो लगभग यूपीएससी के थोड़े फ्लेवर को टच करते हुए आएगा। हम ये नहीं कहते कि 100% यूपीएससी के लेवल का पेपर आएगा, परंतु उसका फ्लेवर ज़रूर टच करेगा वो। और जब फ्लेवर वो टच कर रहा है तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमको वो सारी चीज़ें कवर करना चाहिए जो पेपर में आ सकती हैं, जिनकी संभावना है आने की, और जो किसी हम जैसे यूपीएससी का भी पेपर दे रहे हैं तो उसमें भी हमें काम पड़े आए। तो हमको उस लेवल पे यहाँ पे तैयारी करना है। इसलिए थोड़ा सा क्लास लंबी रहती है इतिहास की, हो सकता है कुछ सेक्शन तो आपके ऊपर से बाउंस जाए, टप्पा भी नहीं खाएंगे, सीधे ऊपर के ऊपर 9 बॉल हो जाएगी। इसलिए थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा। ऐसे कितने लोग हैं जो यहाँ पे पहली बार इतिहास पढ़ रहे हैं, पहली बार, जिन्होंने आज से पहले कभी इतिहास को ही नहीं पढ़ा है, जाना ही नहीं कि इतिहास क्या है। उनको उनके दादा परदादा के बारे में भी नहीं पता है, क्योंकि वो भी इतिहास ही कहलाते हैं। ऐसे लोगों की संख्या यहाँ पे 4-5 लोगों की है। तो 4-5 लोगों की संख्या में ऐसे लोग भी हैं जिन्हें पहले से इतिहास पढ़ा के रखा हुआ है। तो 4-5 लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप ऐसा ना समझें कि हमको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। चूँकि आपने पहले पढ़ा नहीं है इसलिए आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी नहीं, पर जैसे जैसे आप धीरे धीरे इस सफ़र को तय करेंगे, इतिहास वाले सफ़र को, आप यकीन मानना जिस दिन आप यूपीएससी की तैयारी करोगे आप ऑप्शनल हिस्ट्री से पेपर देना चालू कर दोगे। इतना मज़ा आएगा इतिहास पढ़ने में। और ये मेरा दायित्व है कि मैं आपको मज़े के साथ नॉलेज भी प्रोवाइड कराऊँ, ठीक है। इसलिए तनाव बिल्कुल नहीं लेना है, आराम से बैठ के इत्मीनान से पढ़ना है। क्लास के बाद डाउट सेशन होता है, ये आप सबको पता है। जो चीज़ नहीं समझ में आएगी वहाँ पे आप पूछ लेना। आपके पास चिट्ठी होगी, उस चिट्ठी में आप अपने डाउट लिखते रहिएगा, और जो भी डाउट आएगा उसको आप चिट्ठी यहाँ पहुँचा दीजिएगा। आपको पूछने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप चिट्ठी पहुँचाइए, वहाँ पे आपका काम हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ से ज़्यादा बातें ना करते हैं, अब शुरुआत करते हैं, ठीक है। नहीं तो आप बोलोगे सर बहुत लंबी लंबी बातें हो गई, अब शुरुआत तो हो ही नहीं रही है। देखिए, मध्य प्रदेश का इतिहास दरअसल अगर हम देखा जाए तो शुरुआत होता ही है पाषाण काल से। और पाषाण काल जो है प्राग ऐतिहासिक काल के अंदर एक हिस्सा है। सिर्फ पाषाण काल ही प्राग ऐतिहासिक काल नहीं है, ये बात भी एकदम स्पष्ट होना चाहिए। परंतु जब हम मध्य प्रदेश का इतिहास के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो हम इतिहास को पाषाण काल से ही पढ़ते हैं। पर जिस हिसाब से अब पेपर आने की संभावनाएं दिख रही हैं उससे हमें ये समझ में आता है कि पाषाण काल में जो जानकारी हमें मिल रही है, प्रागैतिहासिक काल में जो जानकारी हमें मिल रही है, वो मिल कहाँ से रही है। कुल मिला के बात यह है कि इतिहास के स्रोत क्या हैं, जिस आधार पे हम ये कहते हैं कि मध्य प्रदेश के इतिहास पाषाण से चालू होता है या प्राग ऐतिहासिक काल में ऐसा हुआ था कि मानव ने क्या किया था, क्या नहीं किया था, मानव के कैसे अनुभव रहे, कैसा उनका विकास हुआ, ये सारी बातों के स्रोत क्या हैं, इनके सोर्सेस क्या हैं, जिससे हमें ये बात पता चले कि मध्य प्रदेश का इतिहास या भारत का इतिहास, मैं जो आज बताऊंगा आपको वो ना सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए है बल्कि वो संपूर्ण भारत के लिए भी अप्लाई होता है।
ये जो कहानियाँ आज आपको बताने वाला हूँ, जो सोर्सेज आज आपको बताने वाला हूँ इतिहास के, ये संपूर्ण भारत के लिए अप्लाई होता है, संपूर्ण भारत के इतिहास के लिए। दुनिया का इतिहास आप पढ़ने जाओगे तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम इतिहास की जो बातें पढ़ रहे हैं, इतिहास की जो बातें हम जान रहे हैं और जिनके बारे में हम रिसर्च कर रहे हैं, इनके स्रोत क्या हैं, किस आधार पे हम ये बात कह रहे हैं कि अशोक ने ऐसा किया था, क्या मौर्य साम्राज्य कब आया था, क्या बिंबिसार ने क्या किया था, क्या हुआ था, सांची स्तूप को किसने बनवाया था, किस आधार पे हम कह रहे हैं। तो कोई तो प्रमाण होंगे उनके, कहीं तो हमको कोई क्लू जरूर मिला होगा। और उस क्लू जो हमको मिल रहे हैं, जो हमको हिंट मिल रहे हैं, जो हमको थोड़े से रेफरेंस मिल रहे हैं, उन्हीं रेफरेंस को हम कहते हैं इतिहास के स्रोत। ऐसे वे सभी स्रोत, ऐसे वे सभी साधन जिनसे हमें उस समय की जानकारी मिलती है, चाहे वो इतिहास के संदर्भ में हो, चाहे वो साइंस के संदर्भ में हो, चाहे वो किसी भी संदर्भ में हो, अगर उस समय की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें वहाँ से कोई क्लू मिलता है। जैसे मान के चलिए आज आप यहाँ पे इतने लोग बैठे हुए हैं और आज से कुछ समय बाद अभी अचानक से भूकंप आ जाए, वैसे भी सिवनी में भूकंप का बड़ा क्रेज चल रहा है आजकल, अचानक से भूकंप आ जाए और सब पूरा सिवनी एकदम दब जाए, पूरा ख़त्म हो जाए। ऐसे वे सभी स्रोत जिनसे हमें उस तत्कालीन समय के बारे में, वहाँ की ज़िंदगी के बारे में, वहाँ के जीवन के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में, उनके रहन सहन के बारे में, उनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में, कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, कैसा जीवन जीते थे, क्या बातें करते थे, क्या लिखते थे कि नहीं लिखते थे, पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे, लड़ते थे कि नहीं लड़ते थे, इन सारी चीज़ों के बारे में उनके समय के लोगों ने कुछ ना कुछ प्रमाण जरूर छोड़े। ठीक है। अब जैसे आज हम ये बात, अगर हम यहाँ पे हमारी क्लास में बात करें, सिवनी में भूकंप का वैसे ही बहुत क्रेज चल रहा है, आप सब जानते हैं। अचानक से अगर यहाँ भूकंप आ जाए और भूकंप आने के बाद अचानक से पूरा सिवनी तहस नहस होकर एकदम पूरा दब जाए, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, कभी ना हो, किसी दुनिया में कभी भी ना हो। मैं सिर्फ उदाहरण के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ। खासतौर में जो ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं वो लोग इस चीज़ का कोई भी मुद्दा ना बनाएं, क्योंकि विवादित बहुत जल्दी हो जाता हूँ मैं, इसलिए कह रहा हूँ। ठीक है। हम चीज़ों को सिर्फ उदाहरण के हिसाब से बताने की कोशिश करते हैं, पर लोग उसको पता नहीं कहाँ की कहाँ लिंक कर देते हैं। इसलिए मैं सभी से ये कह रहा हूँ, आप लोगों से भी कह रहा हूँ कि ये सिर्फ उदाहरण है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है। तो क्या होगा, जैसे अचानक से अगर भूकंप आ जाए और भूकंप आने के बाद हम दब जाएं, मैं भी तो दबूंगा ही दबूंगा, कोई बात ही नहीं है। आप सब चेयर में बैठे हुए हैं, यहाँ पे इतने सारे लोग सब चेयर पे बैठे हुए हैं, सब अपनी अपनी सीक्वेंस में बैठे हुए हैं, सबके पास में कॉपी किताब पेन कलम है, यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, मेरे हाथ में पेन है, यहाँ पे ये कैमरा लगा हुआ है, ये सारी चीज़ आप देख रहे हैं, मेरे यहाँ पे माइक लगा हुआ है, सब कुछ यहाँ पे आप देख रहे हैं, सब व्यवस्थित है। पर अचानक से यहाँ पे क्या हो कि भूकंप आ जाए और भूकंप आने के बाद यहाँ पे क्या ये हो जाए कि हम सब दब जाएं, सब पूरे लगभग पूरा ये जो अभी युग चल रहा है ये एकदम से ख़त्म हो जाए। पर जब अचानक से एकदम सब सन्नाटा हो जाएगा पूरे विश्व में, पूरी पृथ्वी में, भूकंप में सब दब जाएंगे, तो आने वाले कुछ समय बाद फिर कोई ना कोई जीवन का जरूर उत्पत्ति होगी। और जब नया जीवन उत्पत्ति होगी तो फिर उनकी कोई ना कोई, फिर वो अपने क्या करेंगे, खुदाई करेंगे, उत्खनन करेंगे और फिर पुराने जीवन के बारे में पता करने की कोशिश करेंगे। जब कोई व्यक्ति इस क्षेत्र की खुदाई करेगा तो उसको खुदाई के दौरान क्या मिलेंगे, यहाँ पे कुछ सामान मिलेंगे, कुछ वस्तुएं मिलेंगी। जैसे ये बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे इवन ये लिखा भी हुआ है मध्य प्रदेश का इतिहास। आप सब बैठे हैं, आपके पास पेन, कॉपी, पेन, कागज़ सब जो भी है आपके पास है, आपने उसमें कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। अब जब खुदाई के दौरान आपके तो कंकाल मिलेंगे, आपकी बॉडी तो जैसे तैसे रहेगा नहीं, हमने जो जूते पहने हैं, मोजे पहने हैं, सब बराबर मिलेगा, कुर्सियाँ मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा, हाथ में पड़ा हुआ ये पकड़ा हुआ पेन भी मिलेगा, सबको मिलेगा, इवन ये चश्मा भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, अगर डिस्ट्रॉय ना हो तो जब ये चीज़ें मिलेंगी तो उस अनुमान के हिसाब से वो जो उस समय के वैज्ञानिक होंगे, जो उस समय इतिहासकर्ता होंगे, पुरातत्ववेक्षण के जो व्यक्ति होंगे, जो खुदाई करके इस चीज़ों का पता करेंगे, वो अनुमान के हिसाब से लगाएंगे कि यहाँ पे यार कोई ना कोई लोग पढ़ रहे होंगे, या यहाँ पे कोई मीटिंग चल रही होगी, या यहाँ पे किसी चीज़ के बारे में बताया जा रहा होगा। अब उसके अनुमान के हिसाब से वो 2-3 चीज़ें लगा सकते हैं क्लास में कि उन्होंने देखा कि यहाँ पे ऐसे इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, सीक्वेंस के हिसाब से ऐसे इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, और यहाँ पे एक चेयर मिली है
और यहाँ पे एक बोर्ड लगा मिला हुआ था, तो इसके दो ही उदाहरण हो सकते हैं कि भैया या तो इस बोर्ड की पूजा कर रहे थे और सब लोग ऐसे खड़े होके, एक व्यक्ति इनका लीडर था, बाकी सब लोग पीछे बैठ के ताली बजा रहे होंगे, ऐसा भी हो सकता है। पर उनके पास फिर दूसरा बोलेगा, दूसरा व्यक्ति बोलेगा नहीं रे ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इनके हाथ में तो कापी पेन भी मिले थे और यहाँ पे जो व्यक्ति खड़ा था उसके पास में ऐसा मार्कर भी मिला था, और मार्कर बोर्ड में लिखने के काम आता है। तो मतलब यहाँ पे ये बोर्ड भी लगा हुआ है ऊपर से, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है, काली स्याही लिखी हुई है, हाथ में काला पेन था। मतलब यहाँ पे जो बंदा खड़ा हुआ है, मतलब ये जीता जागता इंसान, जब आज से 1000 साल बाद कंकाल के रूप में यहाँ पे मिलूंगा, ये पेन वेन सब मिल जाएंगे, तो वो ये अनुमान लगाएंगे कि यहाँ पे कोई व्यक्ति जो खड़ा था वो कुछ ना कुछ लोगों को बता रहा था। अब वो ये तो नहीं जान पाएंगे कि क्या बता रहा था, पर ये जरूर जान पाएंगे कुछ तो बता रहा था। और यहाँ पे जो आप लोग सीक्वेंस में आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 10 12 ऐसे जो आप लोग बैठे हुए हैं, इनके कंकाल मिलेंगे सबको, और आपके हाथ में भी कापी पेन किताब सब मिलेगा उनको। तो वो ये मान के चलेंगे कि यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें बताई जा रही होंगी जिसको ये लोग लिख रहे थे, पढ़ रहे थे, जो भी वो अपने भाषा में कहें। तो 1000 साल बाद जब आप लोग खुदाई के माध्यम से आप लोगों के कंकाल मिलेंगे, आपके वस्तुएं मिलेंगे, आपके कपड़े मिलेंगे, जूते चप्पल पेन कापी मोजे जो भी हैं आपके पास सब मिलेंगे, तो उस आधार पे वो यहाँ का दिमाग लगा के बोलेंगे कि इस समय ऐसे ऐसे लोग थे, पढ़ते लिखते थे, यहाँ पे लोग ऐसे थे। आपके कंकाल की रेडियोधर्मिता के माध्यम से, कार्बन C14 के माध्यम से आपकी समय की वैलिडिटी पता कर लेंगे कि आप कितने समय पहले यहाँ पे बैठे थे, आपके क्या रहन सहन था, आपके कपड़ों से पता चल जाएगा कि अगर आपके कपड़े रंगीन है, मैंने ब्लैक शर्ट ऊपर से चेक वैक पहना है, तो आज से 1000 साल बाद जब इतिहास लिखा जाएगा हम लोगों का, तो उसमें ये लिख दिया जाएगा कि उस समय लोगों के जीवन में रंगीन कपड़े वो पहना करते थे, रंगीन कपड़ों में काले कपड़े भी पसंद करते थे। मेरा फेवरेट कलर ब्लैक है, तो उसमें ब्लैक में वो भैया कुछ ऐसे चेक वाले शर्ट पहना करते थे, चश्मा पहनना पसंद करते थे, आभूषण पहनना पसंद करते थे, मैंने रिंग पहना है तो आभूषण पहनना पसंद करते थे, घड़ी पहनना पसंद करते थे। इस प्रकार से एक प्रकार का वो क्या बनाएंगे, पूरा लेखा बना देंगे, रिकॉर्ड बना देंगे, और उस रिकॉर्ड के हिसाब से ही वो हमारे आज के समय के बारे में आज से 1000 साल बाद भी बताएंगे, जबकि उनके पास कोई ऐसी चीज़ें नहीं थी, उन्होंने ना हमको देखा ना हमको जाना, परंतु खुदाई के दौरान जो चीज़ें उनको मिली, उन मिली हुई चीज़ों के आधार पर ही वो हमारे बारे में बताते हैं, जिनको हम बोलते हैं क्या, इतिहास के स्रोत, और उसको इतिहास की भाषा में कहा जाता है पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातत्व के जो मिलने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, पुरातत्व का मतलब क्या हुआ यहाँ पे समझिए। पहले मैं जिन स्रोतों की बात कर रहा हूँ, जो चीज़ें हमको मिलती हैं खुदाई के दौरान, उन चीज़ों को कहा जाता है पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातत्व की वस्तुएं, जिनसे हम उस इतिहास के उस समय के बारे में जानते हैं जिसके बारे में हमको अध्ययन करना होता है। सबसे पहले समझिए पुरातत्व का मतलब क्या होता है। पुरातत्व, देखिए इसको 2 शब्द में तोड़िए, आप आराम से पढ़ना है, तनाव बिल्कुल नहीं लेना है। 1 घंटे 1.5 घंटे की क्लास है, बिल्कुल इत्मीनान से पढ़ेंगे, ठीक है, आराम आराम से थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। पुरातत्व का मतलब होता है पुरा, इसको 2 भागों में तोड़ो, प्लस तत्व, पुरातत्व, ये 2 भाग टूट गए। इस पुरा का मतलब होता है प्राचीन। प्राचीन मतलब क्या, पुराना, प्राचीन कहो या पुराना कहो, जो भी आप कहो, इंग्लिश में कहोगे तो आप ओल्ड। और अगर तत्व की बात करें तो आप में से ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो ये नहीं जानता होगा कि तत्व का मतलब क्या है। तत्व यहाँ पे मैं सीधे सीधे लिख देता हूँ कि वस्तु, कोई भी पदार्थ, कोई भी चीज, जिसको हमने यहाँ पे तत्व के माध्यम से संबोधित किया है। पुरातत्व का मतलब हुआ पुराने समय की कोई ऐसी वस्तु, पुरातत्व पुराने समय की कोई ऐसी वस्तु जो उस समय विशेष के बारे में हमें उस समय के बारे में बताती है, या पुराने समय की कोई ऐसा तत्व, पुराने समय की कोई ऐसी चीज जो हमें उस समय विशेष के बारे में जानकारी देती है, जिसके बारे में हम अध्ययन करके उस समय के बारे में पता लगा लेते हैं कि वहाँ पे क्या था, कैसा था। उसको हम कहते हैं पुरातात्विक साक्ष्य। साक्ष्य मतलब प्रमाण, साक्ष्य मतलब वस्तु, साक्ष्य मतलब चीज़ें भी कह सकते हैं आप। आपको उस समय पुरातात्विक साक्ष्य कुछ भी हो सकता है। पुरातात्विक साक्ष्य में पेन भी हो सकता है, पुरातात्विक साक्ष्य में पत्थर हो सकते हैं, मटके हो सकते हैं, आपकी ये दीवारें हो सकती हैं, दीवारों में लिखी हुई ये बातें हो सकती हैं। पुरातात्विक साक्ष्य में ये बोर्ड हो सकता है, पुरातात्विक साक्ष्य में ये कागज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो हमें उस समय के बारे में हमको जानकारी दे, उसको कहते हैं पुरातात्विक साक्ष्य। एकदम क्लियर है यहाँ से, क्योंकि ये शब्द बार बार आएगा कि पुरातात्विक सर्वेक्षण में। आपको पता है इंडिया में एक एजेंसी भी है, एक संस्था भी है
जो कि इतिहास की, अभी राम मंदिर का गठन, आप राम मंदिर की स्थापना हुई, आपको पता है ना, राम मंदिर जब बन रहा है अयोध्या में, तो वहाँ पे खुदाई वुदाई हुई, तो वहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें मिली, कुछ मूर्तियाँ मिली, तो उसका सर्वेक्षण किसने किया, उसके बारे में किसने बताया हमको, ASI ने। मतलब ये ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर नहीं, ASI मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, पुरातात्विक सर्वेक्षण ऑफ भारत का पुरातात्विक सर्वेक्षण संस्थान, जिसका काम ही ये होता है कि खुदाई करे, खुदाई के बाद जो चीज़ें मिल रही हैं उसके बारे में जानकारी हासिल करे, उसको पता करे कि कब की है, किस राजा के समय की है, क्या था, कैसा था, क्यों था और किस लिए किया और हमको क्यों बता रहे हैं, ये सारी चीज़ें का काम होता है ASI का। और ASI ने ही अयोध्या में पता किया कि भैया उसमें खुदाई किया, खुदाई के बाद वहाँ पे कुछ मूर्तियाँ मिली, आपने देखा था ईंटें निकली, मूर्तियाँ निकली, कुछ नई नई मूर्तियाँ निकली, उन सब के बारे में भी ASI नहीं बताया था। उन सबको भी आज भी हम देखेंगे तो वो आज भी हमारे ASI के कार्यालय में रखी हुई हैं, और उसी को कहते हैं हम पुरातात्विक साक्ष्य। और पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर ही हमारे भारत में एक पुरातात्विक की एक संस्था बनी हुई है जिसको हम ASI कहते हैं। तो ऐसी वे सभी वस्तुएं या ऐसे वे सभी पुरातात्विक साक्ष्य जिनके माध्यम से हम इतिहास का पता करते हैं, तब हम जान पाते हैं कि इतिहास में एक्चुअल में बातें क्या हुई थी, तभी तो हमें पता चलेगा ना कि इतिहास में क्या हुआ था। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रहना चाहिए कि अब हमको सबसे पहले ये जानना है कि पुरातात्विक साक्ष्य हमने समझ लिया, इन पुरातात्विक साक्ष्यों में क्या आएगा और इतिहास में हम पुरातात्विक साक्ष्यों का कैसे कैसे उपयोग करते हैं। सबसे पहले समझिए आपकी इतिहास क्या होता है। सबसे पहले जरूरी है इतिहास को जानना। पुरातात्विक साक्ष्य तो आपको बाद में बताना था, परंतु मैंने पहले बताया ताकि आप समझ पाओ कि इतिहास की परिभाषा में मैं आपको इस चीज़ के बारे में बताऊं। इतिहास, अगर इतिहास को समझना है तो इसके पहले इंग्लिश सेक्शन में जाइए आप। इतिहास को इंग्लिश में कहा जाता है हिस्ट्री। क्या कहा जाता है? इतिहास को इंग्लिश में कहा जाता है हिस्ट्री। और ये जो हिस्ट्री वर्ड जो बना हुआ है, ये यूनानी वर्ड हिस्टोरिया से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? हिस्टोरिया। यूनानी वर्ड हिस्टोरिया से बना हुआ है। हिस्ट्री का जो वर्ड है हिस्टोरिया से बना हुआ है। हिस्टोरिया एक यूनानी वर्ड है। यूनानी भाषा में इसका एक्चुअल में जो अर्थ होता है हिस्टोरिया का, इसका अर्थ होता है कि आप जांच पड़ताल के माध्यम से, खोजबीन के माध्यम से कोई जानकारी अर्जित करें और उस जानकारी की फिर आप क्या करें? अध्ययन करें, उस पर रिसर्च करें, उसकी जांच पड़ताल करें। उसको कहते हैं हिस्टोरिया यूनानी में। और उसी हिस्टोरिया वर्ड से बना हमारे यहाँ का हिस्ट्री, जिसको हम हिंदी में इतिहास कहते हैं, जिसको आज आपको पढ़ना है। तो हिस्टोरिया का मतलब हुआ कि खुदाई के माध्यम से, जांच पड़ताल के माध्यम से, उत्खनन के माध्यम से कुछ जानकारी को अर्जित करना जो प्राचीन समय की है, और फिर उस पर क्या करना? रिसर्च करना, उसके बारे में पता करना, ये कहलाता है हिस्ट्री। आप सब जानते हैं कि आज हम जैसे जीवन शैली जी रहे हैं, आज जैसे हम दिखते हैं, आज हम मानव हैं, हम वेल मेंटेन्ड व्यक्ति हैं। आज वेल मेंटेन्ड, आज आप देखोगे तो आज आप कपड़े भी पहनते हो तो एकदम बिल्कुल मैचिंग के कपड़े पहनते हो। इंसान उसके कपड़े से पहचानने जाने लगा है आजकल। तो शरीर शकल तो बात की चीज़ हो गई। तो आज जैसे आप दिखते हो वेल मेंटेन्ड, आपके नाखून एकदम वेल मेंटेन्ड हैं, हेयर आपके कटे हुए हैं, शेविंग आपकी बराबर है, आपकी आईब्रोज लड़कियां लड़के सब बनवा रहे हैं, फेशियल ये वो दुनियादारी सब तो कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। शरीर के बाल तक उखाड़ देते हैं आजकल, तो वैक्सीन करा वो के पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो जैसे आज आप रह रहे हैं, क्या आप ये कह सकते हैं कि पहले प्राचीन समय में, आज से लाखों हजारों वर्ष पहले भी मानव ऐसा रहता था? ये नहीं है, ऐसे नहीं रहते थे। उनका जीवनचर्या ही एकदम अलग थी। आप जैसे रह रहे हैं कपड़े पहन के, वो तो नग्न रहते थे। बहुत समय बाद उन्होंने फिर जानवरों की खाल से, पत्तों से अपने आप को ढकना शुरू किया। वो तो बाद में पता चला, उनको तो पता ही नहीं था कि कपड़े क्या होते हैं या शरीर क्या होता है, उनको तो ये भी नहीं पता था। वो बॉडी में देखते थे कि अरे ये गुद्दी है, गुद्दी क्यों दी है, हमको तो पता ही नहीं है। आज आप अपनी ये गुद्दी को ढक के रखते हो, वो तो गुद्दी देखते रहते थे क्या है गुद्दी, पता नहीं क्या है। ये नाक में देखते थे, नाक में छेद क्यों है, नाक के अंदर बाल क्यों हो रहे हैं, पता नहीं, समझ भी नहीं आता। तो उनको तो क्या दिया भगवान, ये नाखून इतने बड़े बड़े क्यों हो रहे हैं। जब नए नए मानव बने, मैं आपको जब भारत का इतिहास पढ़ाऊंगा ना, तब आपको बताऊंगा कि रामापेथिकस, ऑस्ट्रोपेथिकस ये सारे कैसे बने। बहुत लंबी यात्रा है। आज अगर हम इसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ने में हम 5 दिन पीछे चले जाएंगे। इसलिए पहले हमें मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ना है, और मध्य प्रदेश के इतिहास पढ़ने के बाद हम भारत का इतिहास पढ़ेंगे, तो आपको वहाँ और भी मजा आएगा। तो आज जैसे आज आप मानव को आज आप देख रहे हैं, पहले ऐसा मानव नहीं था।
मानव तो बाद में बना, मानव का विकास हुआ, धीरे धीरे उसने अपने ही द्वारा किए गए कार्यों को अपना अनुभव बनाया। अनुभव किसको कहेंगे आप? आज आपने जो काम किया, मैंने मान के चलो यहाँ पे आज ऐसा लिखा, लिखने में मैंने तिरछा लिख दिया, दूसरे दिन लिखा, फिर मैंने देखा नहीं यार तिरछा नहीं, थोड़ा सा ऊपर उठा के लिखना चाहिए, फिर मैंने दूसरे दिन थोड़ा ऐसा लिखा, पहले दिन मैंने ऐसा लिखा था, दूसरे दिन मैंने थोड़ा इसमें काम किया कि मैंने कहा अच्छा नहीं लग रहा है, इसको मैंने थोड़ा सा सीधा कर रहा, तीसरे दिन मैंने थोड़ा अच्छा ऐसा करना है, फिर मैंने देखा कि यार पेन को थोड़ा दूर पकड़ने में मेरी सीध आती है, फिर मैंने देखा कि थोड़ा और किनारे पकड़ूंगा तो और भी अच्छी हैंड राइटिंग आएगी। तो ये मेरा अनुभव है। तो मानव ने भी, प्राचीन समय के मानव ने भी अपने द्वारा किए गए कार्यों को ही अपना अनुभव बना बना के, अपने द्वारा किए गए कार्यों को ही अपना एक्सपीरियंस बना बना के उसने अपना विकास किया। पहले का मानव नग्न रहता था, बाद में जब ठंड पड़ी, गर्मी पड़ी तो उसको तकलीफ हुई, उसने किया क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, समझ में नहीं आया, तो वो जाके किसी घास फूस में घुस गया। घास फूस में गया तो उसने देखा मेरे को चलो ठीक लगा, ठंड तो कम लगी, ठंड तो कम लगी। उसने देखा अरे यार ये घास में घुसता हूँ तो मेरे को ठंड कम लगती है, तो उन्होंने कहा एक काम करो, घास फूस का कुछ भी ढांकने के लिए बना लिया। फिर उसने जानवर को खाना शुरू किया, क्योंकि खाने के लिए उस समय क्या करता था, मानव के जीवन के दो ही सिद्धांत थे प्राचीन समय में, खाना है और बस शिकार करना है और जीना है, बस कोई काम नहीं। आज आपके जीवन में कितने सारे उद्देश्य हैं मुझे तो समझ में नहीं आता, हर पल पल आपके उद्देश्य बदल जाते हैं। उस समय मानव का उद्देश्य ही नहीं था, बस जीना है, खाना है, जीना है, बस जीना है तो जीना है। आपको बड़ा चलो काश हम भी वैसे रहते तो मजा आ जाता, जी नहीं पाते आप तो वैसे समय में। उस समय के लोग केवल फल फूल खाते थे, जड़ी बूटी खा लेते थे, कुछ भी जड़ वड़ उखाड़ के खा लेते थे, पेड़ पौधे खा लेते थे, नहीं मिला तो जानवर खा रहे हैं, ऐसा तो जीवन था उनका। आखेटक कहते थे इनको, आखेटक। आखेटक का मतलब ही होता है कि जानवरों का शिकार करके उनको खाना, शिकारी को ही आखेटक कह दीजिए आप सीधी भाषा में, कि जानवरों को मारो, खाओ, पियो, फुर्सत। अब जब जानवर की खाल तो खा नहीं सकते थे, उसमें तो बाल होते थे, और बाल आप देखना दुनिया का कोई भी कचरा पत्थर कुछ भी खा सकते हो आप, पर बाल को आप गील के दिखाओ तो मैं आपको जो चाहो वो एकेडमी आपके नाम कर दूंगा। आप खाना खाते हो तो खाने में अगर आपके में इतना सा भी बाल आ जाएगा ना तो ऐसा करके निकाल दोगे आप, और खाना में बाल आ जाए ना तो आप उस खाने के कौर को तो भले ही गील जाओगे पर बाल नहीं गील सकते आप। कोशिश करके देखना, एक आध बाल वाल लेके जाना, कम पड़ेंगे तो मेरे से लेके जाना, बहुत झड़ रहे हैं, आपको मैं बहुत सारे बाल दूंगा, बहुत बाल ही बाल हैं हमारे पास, उनको खा के देखना आप। मजाक कर रहा हूँ, सीरियस नहीं लेना। तो बाल कभी पेट के अंदर जाता ही नहीं है, जा ही नहीं पाएगा। तो जब वो जानवर की चमड़ी जब उसको निकाल के खाना, पहले तो चमड़ी भी खाया होगा उसने, कैसा लगा, अजीब सा लगा, और गया ही नहीं, पेट के अंदर नहीं गया। उन्होंने फिर अंदर के सब मांस वांस खाना शुरू किया, तो उन्होंने कहा अच्छा ये अच्छा लगता है, ये अच्छा नहीं लगता, तो उसको फेंक दिया। अनुभव क्या बना यहाँ से, एक्सपीरियंस बना, कि जानवर को हम जब मारेंगे तो जानवर को हम क्या करेंगे, उसकी चमड़ी नहीं खाएंगे भैया, उसका अंदर का गोदुआ खाएंगे हम। जैसे आम का छिलका आप फेंक देते हो, अंदर का गोदुआ खा लेते हो, ऐसे ही वो भी जानवरों की चमड़ी छिलके को फेंक देते थे और उसके अंदर का गोदुआ खा लेते थे, मांस खा लेते थे। कई लोग तो यह कर रहे होंगे अजीब सा कि कैसे कैसे खा लेते होंगे। तो वैसा जीवन दिनचर्या थी लोगों की उस समय की, वैसे की दिनचर्या थी। अब उस समय के जीवन के यही सिद्धांत थे, खाना है पीना है। पर आज जिस मानव को आप अगर उनसे कंपेयर करोगे तो उस मानव से लेके इस मानव तक आने तक उनका बहुत एक लंबी विकास यात्रा है, लाखों साल की एक लंबी यात्रा है, बहुत लंबा सफ़र तय किया है मानव ने, तब जाके आज हम एक विकसित मानव बन पाए हैं। तो मानव की विकास यात्रा अगर आप देखोगे तो प्राग ऐतिहासिक काल से ही शुरू होती है, और मानव का विकास से में मध्य प्रदेश का भी बहुत बड़ा योगदान है। आप मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी को देखोगे तो नर्मदा घाटी में भी बहुत सारे कार्य हुए हैं इतिहास को लेके, सब हम पढ़ेंगे। तो इतिहास हमने क्या देखा कि जो भी चीज़ें ज्ञान, हम जब कोई भी खुदाई बुदाई करते हैं तो उससे जो हमको जानकारी मिलती है, जानकारी मिलने के बाद जब हम उसमें जांच पड़ताल करते हैं तो उसी को हम हिस्टोरिया कहते हैं और उसी को हम इतिहास कहते हैं। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इतिहास प्राचीन समय की उन जानकारियों पे, उन घटनाओं पे प्रकाश डालता है? इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है, इतिहास का मतलब एक ऐसा अध्ययन है जो कि बीते हुए समय में, प्राचीन समय में हुई घटनाओं पे एक प्रकाश डालता है, जिनमें मानव का अनुभव और मानव का विकास हुआ है, जिससे मानव ने अपने अनुभवों में
क्या किया है, बढ़ोतरी किया है, और उन्हीं अनुभव के माध्यम से उसने अपने जीवन का विकास किया है। क्या हम कह सकते हैं ऐसा इतिहास के बारे में? पहले इंसान पैदल चलता था, धीरे धीरे करके उसने क्या बनाया, पहिया बना लिया। पहले इंसान हाथ में सीधे खा लेता था, फिर उसने धीरे धीरे करके बर्तन बना लिया, धातु बना लिया, कपड़े बना लिया, बाल कट करने की सुविधा बना ली, हथियार बना लिया, सब बना लिया। आज देखो क्या नहीं बना लिया इंसान ने। तो ये एक प्रकार से इतिहास का ही क्या है, पहलू है, और जिसमें हम इंसान के, मनुष्य द्वारा, मानव द्वारा किए गए कार्यों को अनुभव मान के और उसके विकास की यात्रा को हम पढ़ते हैं। तो हमें इतिहास में दरअसल उन मानवों द्वारा किए गए कार्य और उनने जो अनुभव फील किया और उनसे जो विकास हुआ, उनको हमें पढ़ना होता है मानव के मध्य प्रदेश और भारत के इतिहास में। दरअसल कहानी इतिहास की यहाँ से है। अब इतिहास को हमने देखा कि इतिहास क्या है एक्चुअल में, कि इतिहास प्राचीन समय की उन घटनाओं का अध्ययन है जिसमें हम उस समय की कुछ विशेष घटनाओं पे, जिनका संबंध मानव के अनुभव और मानव के विकास से जुड़ा हुआ है, उनका हम इसमें अध्ययन करते हैं। उसे ही हम इतिहास कहते हैं। सिंपल भाषा में आप यही कह सकते हैं। कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि किसी देश विशेष का, किसी जगह विशेष का रहन सहन, वहाँ के लोगों का दिनचर्या, वहाँ की जीवनचर्या जो पहले के समय में थी, उन चीज़ों का एक प्रकार का रिकॉर्ड बनाना, उन चीज़ों के बारे में अध्ययन करना ही इतिहास है। हजार तरीके से आप इतिहास की परिभाषा दे सकते हैं। ये है इतिहास। अब इतिहास को समझने के लिए हमने तो इतिहास जान लिया, और इतिहास को जानने के लिए हम कैसे पता करेंगे कि पहले के समय में कैसा था, कैसा जीवन था, कैसी दिनचर्या थी, कैसा सामाजिक जीवन था, क्या आर्थिक जीवन था, क्या उनका सांस्कृतिक जीवन था। इन सारी चीज़ों के लिए हमें आवश्यकता पड़ती है साक्ष्य की, जिसको हम बोलते हैं पुरातात्विक साक्ष्य, जो कि मैंने आपको बता दिया है। और इतिहास जानने के लिए आपको सबसे पहले इतिहास को जानने के लिए जो साधनों की आवश्यकता होगी उनको समझना पड़ेगा। और इतिहास जानने के मुख्य रूप से दो ही साधन हो सकते हैं। एक हो सकता है पुरातात्विक साक्ष्य, जिसको खुदाई के दौरान हमको जो चीज़ें मिलती हैं उसके बारे में हम रिसर्च करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, और उस माध्यम से हमें उस समय विशेष की जो जानकारी मिलती है उसको हम पुरातात्विक साक्ष्य के माध्यम से प्राप्त इतिहास की जानकारी कह देते हैं। एक और आप साधन कह सकते हैं जिसको हम कहते हैं साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत का मतलब ये होता है कि उस समय विशेष में जब लोगों ने पढ़ना लिखना सीख लिया, लोगों ने लिखना समझ लिया, लोगों ने जानना समझ लिया, लोगों ने बातों को समझना सीख लिया, उस समय विशेष में कुछ ऐसे भी लोग हुए जिन्होंने कुछ साहित्य लिखना शुरू किया, जिन्होंने उस समय विशेष के बारे में लिखना शुरू किया, जिसको हमने पढ़ पाए, उसको हम कहते हैं साहित्य। साहित्य का मतलब ये हुआ कि पहले के समय में जो बातें लिखी गई उसको आज हम पढ़ रहे हैं, और पढ़ने के बाद उस समय के बारे में हम जान रहे हैं, उस समय के राजाओं के बारे में जान रहे हैं, उनके द्वारा किए गए अच्छे बुरे कार्यों के बारे में हम जान रहे हैं। कुल मिला के आप वेद देख लो, रामायण देख लो, महाभारत देख लो, क्या है, सब साहित्यिक स्रोत ही हैं, साहित्य ही तो हैं। आप वेद पढ़ते हैं, आप उपनिषद पढ़ते हैं, पुराण पढ़ते हैं, आप क्या हैं, ये एक प्रकार के साहित्य हैं, और इनको ही हम साहित्यिक स्रोत कहते हैं। तो कुल मिला के इतिहास को जानने के मुख्य रूप से दो ही साधन हैं। अगर हम इतिहास को जानने के स्रोत देखें तो इतिहास को जानने के जो साधन हैं उसको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, नोट्स बनाते चलना है ध्यान से। इतिहास को जानने के दो ही साधन हैं। एक साधन को मैं कहता हूँ पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातात्विक, मेरे को लिखते नहीं आता, पुरातात्विक साधन या स्रोत आप ऐसे कह सकते हैं, और इसको एक भाग में ऐसे लिख देता हूं कि साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत। अब अगर हम बात करें पुरातात्विक साधन की, तो मैं पहले भी बता चुका हूं आपको कुछ देर पहले कि पुरातात्विक साधन में कुछ भी हो सकता है जिसमें उस समय विशेष की चीज़ें लिखी गई है, अगर वो कागज पत्र में ना लिखा गया हो तो। क्योंकि कागज पत्र में लिखा है तो मतलब लोगों ने पेन से लिखा होगा, कलम से लिखा होगा, उस समय लोग पढ़ना लिखना जान गए, इसलिए हम उसको साहित्यिक स्रोत में शामिल कर लेते हैं। परंतु जब लोगों के पास लिखने के लिए कागज नहीं था, पत्ते नहीं थे, किसी भी चीज़ में नहीं लिख पाते थे वो, तो वो दीवालों में, पत्थर में, स्तंभों में, सिक्कों में, बर्तनों में, किसी भी चीज़ में लिख देते थे, तो उनको हम पुरातात्विक स्रोत के माध्यम से जानते हैं। तो पुरातात्विक स्रोत में किन किन चीज़ों को हम शामिल कर सकते हैं, आप देख लीजिए इसमें कौन कौन आ जाएगा। पुरातात्विक स्रोत में आप देखेंगे तो अभिलेख,
अभिलेखों को इसमें शामिल कर लेते हैं। क्या होते हैं अभिलेख, पहले समझ लीजिए। अभिलेख को इंग्लिश में बोलते हैं रिकॉर्ड। यूपीएससी ने, पीएससी ने अभिलेख को लेकर 2 बार सवाल पूछा है। अगर आप प्रीवियस पेपर का अगर एनालिसिस कर रहे हैं, आप पढ़ने वाले सीरियस एस्पिरेंट हैं, तो आपको प्रीवियस ईयर के पेपर को देखते रहना चाहिए बार बार। 1 मिनट रुको, है ना। और प्रीवियस ईयर के पेपर से ही आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में सवाल किस लेवल से आते हैं और कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं। अभिलेख को लेके यूपीएससी ने और एमपीपीएससी ने भी 2-2 बार सवाल पूछ लिए हैं। एक बार तो उन्होंने पूछा था कि इसी के अंदर की चीज़ें पूछ लिया था कि एपिग्राफी क्या होती है, पैलियोग्राफी क्या होती है, ये सारी चीज़ें उन्होंने पूछा। तो अभिलेख को इंग्लिश में कहते हैं रिकॉर्ड। सबसे पहले समझ लीजिए अभिलेख क्या होता है। अभिलेख का मतलब कोई भी ऐसी लिखी हुई चीज़ जो कि या तो पत्थर में लिखी होगी या चट्टानों में लिख दी गई होगी, या फिर एक कोई ऐसा करके खंबा बनाया गया होगा, स्तंभ बना दिया गया होगा, इसमें उन्होंने लिख दिया होगा। क्योंकि उस समय लिखने के लिए उनके पास साधन नहीं थे, कलम पेन कागज़ नहीं थे, तो उनने कैसे किए, पत्थर में ही ऐसा खुद के लिख दिए होंगे। अरे आप कहीं घूमने जाते हो, आमोदागढ़ जाइएगा आप, बहुत बड़े बड़े अभिलेख आपको देखने को मिलेंगे, वहाँ पर पर्सनल अभिलेख देखने को मिलेंगे। आप ऐसे ही तो लिखते थे पहले लोग, जैसे किसी गुफा में जाके रहने लगे, पुराने समय के लोग गुफा में जाके रहने लगे। अब उनने कहा यार क्या करें, बैठे बैठे बारिश हो रही है, तो उन्होंने कहा ला बेटा को गोदते हैं यहाँ पे। तो लिख रहे हैं उनने अपने जीवन के बारे में, हमने आज इतना बड़ा जानवर देखा, तूने देखा कि नहीं देखा। उन्होंने कहा नहीं देखा, बता, मैं बता रहा हूँ कि ऐसा ऐसा जानवर था, इतना बड़ा जानवर था। तो चित्र भी बना के बता दिया उन लोगों ने। वो दूसरा वाला बोल रहा अरे तूने क्या देखा, मेरे गाँव में तो ऐसे ऐसी मछली थी, इतना बड़ा शेर था और उसने एक जानवर को ऐसे करके पकड़ा था। तो उन्होंने बोला बता बना के बता। तो बना के बताया उनने, तो वो एक प्रकार की चित्रकारी हो गई। उस पहाड़, उस गुफा में चित्रकारी हो गई। अजंता की गुफा में देख लो, भीमबेटका की गुफा में देख लो, ऐसे ही तो बने हैं। कोई अलग से जाके उन्होंने कोई अलग से दिमाग लगा के थोड़ी बनाए हैं। समय के साथ, जैसे आज मैं यहाँ बैठा हूँ, पढ़ाते पढ़ाते लिखते जा रहा हूँ, मैं सोच के तो नहीं लिख रहा हूँ। ऐसे ही उस समय भी वो जब बैठे रहे होंगे गुफाओं के अंदर, तो कुछ दिमाग काम नहीं किया। आज अगर आप कहीं जाके बैठते हो तो लूडो खेलने लगते हो, कुछ भी करने लगते हो। उन्होंने कहा पहले के समय में क्या होता था, आज तो आप मोबाइल में इतने डूब गए हो, पहले ऐसा रहता था कि गांव देहात में आज भी आप जाओगे ना, तो आंगन में देखना, आप बैठ के ऐसे चीठो बना के खेलते हैं, ऐसे करके। चंपो कहते हैं, चीठो कहते हैं, कई जगह अजीब अजीब नाम से। तो हमारे यहाँ तो चीठो चंपो बोलते हैं, उसको खेलते हैं। कोई तिगड़ी खेलता है, कोई कुछ खेलता है। तो उस समय भी उन लोगों ने कुछ ना कुछ किया था। बच्चों को देखना खाली पीली बैठे तो दीवार में कुछ भी बना रहा है। अभिलेख हैं, यस, एक्चुअल में अभिलेख हैं वो। आज हमारे लड़के बच्चे, हमारे जो भी समय के लोग हैं, इनको पढ़ना लिखना आता है, तो जो पढ़े लिखे हैं वो पढ़ी लिखी भाषा में लिख रहे हैं। उस समय के लोगों को नहीं आता था तो कुछ भी गोद रहे हैं, समझाने के लिए जो उनको समझ में आ रहा वो समझा के बता रहे हैं, और समझ भी जाते थे एक दूसरे लोग आपस में। तो उन सभी पहाड़ों में, चाहे वो सिक्के में भी हो सकता है, चाहे वो मटके में भी हो सकता है, बर्तन में गोद दिए, कुछ भी गोद दिए, मतलब कुल मिला के कि पेन द्वारा, कलम द्वारा या कागज में ऐसी कोई भी चीज़ लिखी हुई ना हो, बल्कि वो किसी पहाड़ में हो, किसी पर्वत में हो, किसी पत्थर में लिखी हुई हो, किसी स्तंभ में लिखी हुई हो, किसी कोई ऐसी वस्तु में लिखी हुई जो बड़ी कठोर हो, ईंटों में लिखी हुई हो, दीवालों में लिखी हुई हो। तो इन सभी चीज़ों को जब हम खुदाई के दौरान, उत्खनन के दौरान प्राप्त करते हैं, तो इनको इतिहास की भाषा में अभिलेख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिलेख, जिसको इंग्लिश में रिकॉर्ड कहते हैं। अब इसी को जो यूपीएससी और पीएससी में सवाल पूछे थे, इससे कैसे पूछे थे कि अभिलेख के अंदर भी आपको कुछ चीज़ें जानना चाहिए। अभिलेख को अगर आप देखोगे तो अभिलेख में भी 2 चीज़ें आती हैं। एक आता है आपका पुरालिपि, और एक आता है आपका पुराशास्त्र। पुराशास्त्र का मतलब होता है जिन अभिलेख, जो खुदाई के दौरान आपको जो अभिलेख मिल गए हैं, जब आप उनका अध्ययन करते हैं, उनकी जांच पड़ताल करते हैं, उसको कहा जाता है पुराशास्त्र। मतलब अभिलेखों का अध्ययन करना कहलाता है पुराशास्त्र। इंग्लिश में आप देखोगे तो इसको कहा जाता है एपिग्राफी। यूपीएससी का सवाल है, पूछा है, एपिग्राफी का संबंध किससे है? अभिलेखों के अध्ययन से, जीवन के अध्ययन से, खाना के अध्ययन से, पोषण के अध्ययन से। ऐसे 4 ऑप्शन दिए थे, एक ऑप्शन था अभिलेखों का अध्ययन।
उसको कहते हैं पुराशास्त्र हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं एपिग्राफी। और पुरालिपि का मतलब ये हुआ, लिपि मतलब आप समझ रहे हैं कोई ना कोई दिनांकित बात की बात कर रहे हैं। जब हमको कोई भी चीज़ें मिली और उसकी दिनांक की अगर हम बात करें, उसकी तिथि की अगर हम बात करें, उसकी डेट की अगर हम बात करें, और जब उसकी डेट को लेके हम उस पर अध्ययन करते हैं, किसी भी दस्तावेज की तिथियों का अध्ययन करना, किसी भी रिकॉर्ड की, किसी भी अभिलेख की तिथियों के बारे में अध्ययन करना, उसकी दिनांक के बारे में अध्ययन करना, उसके समय के बारे में अध्ययन करना कहलाता है पुरालिपि। इसको इंग्लिश में कहा जाता है पैलियोग्राफी। थोड़ी स्पेलिंग चेक कर लेना यार, है ना, पैलियोग्राफी है पैलियो, ठीक। पुरालिपि पुराशास्त्र समझ में आया। पुरातात्विक साक्ष्य के अंदर अगर हम देखें तो अभिलेख एक माध्यम है जो कि पुरातात्विक साक्ष्य के अंदर आता है, जिनसे हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। पुरालिपि अभिलेख के अंदर हम देखेंगे तो इसमें भी दो बातें हमको जानना चाहिए, पुरालिपि और पुराशास्त्र। पुरालिपि मतलब जो अभिलेख हमें मिले हैं, जो दस्तावेज हमें मिले हैं, चाहे वो दस्तावेज साहित्यिक हों, चाहे वो दस्तावेज पुरातात्विक हों, कोई भी ऐसा सामान मिला है, कोई भी ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिनकी हमें तिथियों के बारे में जानकारी प्राप्त करना होता है। दस्तावेजों की तिथियों के अध्ययन को ही हम कहते हैं पैलियोग्राफी, हिंदी में पुरालिपि कहते हैं। अगर अभिलेखों का ही अध्ययन कर रहे हैं हम तो उसे पुराशास्त्र कहते हैं, उसे कहते हैं एपिग्राफी। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब ये जो अभिलेख हैं ये अलग अलग समय में अलग अलग भाषा में लिखे गए। कुछ अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखे गए, अशोक के जैसे अभिलेख हैं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए, कुछ संस्कृत में लिखे गए। जूनागढ़ का अभिलेख आप देखेंगे, जूनागढ़ का अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखा गया, पहला अभिलेख है। कैसे लिखा गया तो सब बताऊंगा, जूनागढ़ की कहानी भी बताऊंगा मैं आपको। तो ये अलग अलग समय में अलग अलग भाषा में भी लिखे गए। तो सबसे ज़्यादा अभिलेख जो उस समय की अगर हम बात करें तो उस समय प्राकृत भाषा में ही लिखे गए होंगे। उस समय के जो कुछ अभिलेख हैं, उस समय के तत्कालीन अभिलेख जो हैं वो प्राकृत भाषा में लिखे गए होंगे। अब बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको प्राकृत भाषा नहीं पता होगी कि प्राकृत भाषा क्या होती है। देखिए आप जानते हैं हिंदी, इंग्लिश, मराठी, आज कितनी सारी भाषाएं हैं, बहुत सारी भाषाएं हैं। पूरे वर्ल्ड में जाओगे आप तो भाषा के आधार पर तो देशों का गठन हो गया, भाषा के आधार पर तो हमारे पूरे भारत में राज्यों का गठन हो गया। तो भाषा के आधार पे ही हम जनरली पता कर लेते हैं कि भैया अगर आपने देखा कि जर्मनी भाषा है तो आप पता कर लेते हो अच्छा हाँ जर्मनी की बात कर रहे हैं। और उन्होंने स्पेनिश भाषा है तो अच्छा स्पेन की बात कर रहे हैं। तो ऐसे ही उनके समय में कोई तो भाषा रही होगी जो उस समय के लोग बोलते रहे होंगे, जो उस समय के लोग जानते रहे होंगे। तो उसी भाषा में इन लोगों ने अभिलेखों को लिखा। तो प्राकृत भाषा कोई भी भाषा हो सकती है। सबसे पहले समझिए प्राकृत भाषा क्या होती है। प्राकृत भाषा समझिए, एक एक पॉइंट को समझना है, भले ही कम पढ़ना है पर अच्छा पढ़ना है, ठीक है। प्राकृत भाषा का मतलब आज आप अपने मध्य प्रदेश में ही देखोगे तो मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में चले जाओ तो वहाँ पे आप देखेंगे बुंदेलखंडी चलती है। दक्षिणी भाग में अगर आप आ जाएंगे इधर किनारे आ जाएंगे पश्चिमी क्षेत्र में तो निमाड़ी मालवी चलती है, आपको देखेंगे आप। आज हमारे यहीं पे देख लीजिए आप बघेलखंडी हिंदी चलती है। आप भारत के नक्शे में जाइए ऊपर साइड जाके देखेंगे तो कश्मीरी मिलेगी। दक्षिण में आएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, सब अलग अलग भाषा है। अब अगर आने वाले समय में 1000-2000 साल बाद जब यहाँ की खुदाई वुदाई होगी और यहाँ के कुछ उनको जो साक्ष्य मिलेंगे उसमें भी हमारी भाषा द्वारा लिखे गए क्षेत्र होंगे, जबकि उन लोगों को नहीं पता है कि ये भाषा कौन सी है। तो उस तत्कालीन समय में उन लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा जिसको हम नहीं समझ पाए, जिसके बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, तो अब उनको क्या भाषा बोले। उन्होंने कहा एक काम करो प्राकृत भाषा बोल दो उसको। तो वे सभी भाषाएं जो उस समय विशेष में बोली जाती थी और उन भाषाओं के हमको प्रमाण भी मिले हैं परंतु उनके बारे में हम समझ नहीं पाए कि कौन सी भाषा है। जैसे ब्राह्मी भाषा मिली, ब्राह्मी लिपि मिली, उसको समझ गए हम, अच्छा ब्राह्मी लिपि है। हड़प्पा की लिपि मिली हमको, हड़प्पा सिंधु लिपि मिली हमको, ब्रुष्टफेडन लिपि है वो भाव चित्रात्मक, समझ ही नहीं पाए हम क्या लिपि है। तो वो तो हड़प्पा से संबंधित थी तो हमने हड़प्पा का नाम दे दी, चलो हड़प्पा की लिपि है तो वो भी प्राकृत भाषा। अलग अलग समय में अलग अलग लोगों ने अपनी अपनी भाषाएं बनाए, अपने अपने कल्चर बनाए, सांस्कृतिक बनाए, और जिन भाषाओं का वो उपयोग करते थे उन भाषाओं को हम कहते थे प्राकृत भाषा। और उन्हीं प्राकृत भाषाओं में भी बहुत सारे अभिलेख हमको मिले हैं जिनको हम पढ़ नहीं, मेरे पास उनके ऊपर अध्ययन चल रहा है। जिस दिन समझ में आ जाएगा उस दिन कोई ना कोई अपडेट आ जाता है, ठीक है।
तो प्राकृत भाषा में बहुत सारे अभिलेख मिले हमें। ऐसे ही अगर आप देखोगे तो हमारे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा, इवन आप पूरे भारतवर्ष में देखोगे तो सबसे ज़्यादा अगर किसी के अभिलेख मिले हैं तो वो मिले हैं अशोक के। और अशोक के अभिलेख सबसे ज़्यादा ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। ऐसा नहीं है कि केवल ब्राह्मी लिपि में थे, अशोक के अभिलेख आप देखेंगे तो उसके खरोष्टी लिपि में भी थे, अरमाइक लिपि में भी थे, ब्राह्मी लिपि में तो थे ही थे। इवन अशोक का आप देखेंगे तो आप भारत के नक्शे में पाकिस्तान वाले क्षेत्र में जाइए, पाकिस्तान से अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में जाइए तो वहाँ के आप देखेंगे उन क्षेत्रों में भी अशोक के क्या मिले हैं, हमको शिलालेख देखने को मिले हैं, अभिलेख देखने को मिले हैं। तो अलग अलग भाषा में अशोक के भी अभिलेख हमको देखने को मिले हैं। तो अभिलेख अलग अलग भाषाओं में हो सकते हैं, कोई ऐसी वो आवश्यक नहीं है कि केवल एक ही भाषा की हम जो मिलेंगे उसको ही हम अभिलेख मानेंगे, किसी भी भाषा में हो सकते हैं। अशोक के अभिलेख भी अलग अलग भाषा में मिले हैं। जूनागढ़ का जो अभिलेख है, जो जूनागढ़ का अभिलेख आप जानते हैं, शक नरेश था एक, शक नरेश, जिसको क्या बोलते थे, रुद्रदामन। शक नरेश रुद्रदामन का जूनागढ़ का अभिलेख बहुत ही फेमस अभिलेख है। इसके बारे में कई बार मेंस में भी आता है और लिखना भी पड़ता है इसके बारे में आपको। तो ये संस्कृत भाषा में प्राप्त पहला अभिलेख है, जूनागढ़ का अभिलेख, शक नरेश जो कि रुद्रदामन था। रुद्रदामन का जूनागढ़ का अभिलेख संस्कृत भाषा में पाया गया पहला क्या था, अभिलेख था। तो अभिलेख इस प्रकार के होते हैं जिनके माध्यम से हम इतिहास के बारे में जानते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें अभिलेख के अलावा पुरातात्विक साक्ष्य में और कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, ये देख लीजिए। ये हो गए अभिलेख। इसके अलावा देखिए आप मुद्राएं। मुद्राएं मतलब आप इनको क्या कहोगे, कॉइन्स, सिक्के या करेंसी। आप इसको करेंसी लिखिए, एक्चुअल में इसको लिखना चाहिए करेंसी। ऐसा तो नहीं है आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ हमारे समय में ही पैसा चल रहा है, ऐसा नहीं है। समय में, प्राचीन समय में ही पैसे चलना चालू हो गए थे। आज भले ही आप नोट, सिक्के, दुनियादारी आप बताते हैं, डॉलर और यान और ये और वो सब कुछ बताते हैं आप, परंतु पहले के समय में भी उनके प्रॉपर उनके खुद की मुद्राएं होती थी। मुद्राएं अलग अलग प्रकार की होती थी, कुछ तांबे की होती थी, कुछ सोने की होती थी, कुछ मिट्टी की पकी हुई भी होती थी। और प्राचीन समय के जो सिक्के हैं उनको हमारे भारत में आहत सिक्के कहा जाता है। यूपीएससी का सवाल है, आहत सिक्के, इसी को पंचमार्क सिक्के भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पंचमार्क सिक्के। हमारे भारत में जो मुद्राएं हमें मिली हैं, प्राचीन भारत की जो भी मुद्राएं थी, जो भी सिक्के थे, उनको हम क्या कहते हैं, आहत सिक्के, पंचमार्क सिक्के, जो कि हमारे भारत में मिले हैं। तो मुद्राएं भी अभिलेख के अंदर आती हैं। उनमें भी आप देखना किसी राजा के बारे में लिखा रहता है, किसी दिनांक के बारे में लिखा रहता है, किसी प्रशस्ति के बारे में लिखा रहता है, कोई विशेष जगह का चित्र बना होता है, तो वो सब अभिलेख में काउंट किया जाता है। ठीक है, मुद्राएं के अलावा अगर हम देखें पुरातात्विक साक्ष्य में, तो आप देखेंगे स्मारक, स्मारक या आप कह लीजिए भवन। आज ये भवन है, इतना बड़ा भवन है, इसमें कुछ भी गुदवा दिए हमने, खोद खोद के लिख दिए, अभिलेख बन गया। कोई घर बना होगा, महल बना होगा, बहुत बड़े बड़े राजा महाराजाओं के महल थे, उस समय लिखने की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो वो अपनी दीवारों में लिखवाते थे अपने बारे में। बहुत बड़ा ऐसा कोई मंदिर बना हुआ है, मंदिर में आप देखेंगे सामने पटल में लिखा हुआ। आप कोई भी मंदिर जाएंगे, भारत के किसी भी मंदिर में जाएंगे, तो उस मंदिर के बारे में आपको देखना सबसे पहले लिखा रहता है। एक ऐसा कोई भी वो पत्थर, कोई मार्बल पत्थर में लिखवा देते हैं। वो क्या है, वो अभिलेख है। आज से जब 2000 साल बाद खुदाई होगी तो अभिलेख के रूप में उसको हम जानेंगे। ऐसे पहले भी मंदिरों में, स्मारकों में, भवनों में लिखवाए जाते थे, दीवारों में लिखवाए जाते थे, खंभों में लिखवाए दिए जाते थे। उन सभी को हम कहते हैं अभिलेख। अब ये स्मारक, भवन, मंदिर शैली, ये भी दो प्रकार की होती है। एक होती है द्रविड़ शैली, एक होती है नागर शैली। एक शैली और बनी जिसको हम वैसर शैली बोलते हैं। सबसे पहले समझिए आप स्मारक शैली या मंदिर शैली, ये भारत के अंदर दो प्रकार में है। मंदिर शैली, मंदिर शैली का मतलब बनाने की कला। आज आप देखेंगे आपके घरों में, आप कहीं आप देखेंगे डिज़ाइन वाले घर बनते हैं। हर व्यक्ति का अपना पर्सनल डिज़ाइन होता है। आप अगर यूपी में जाएंगे तो वहाँ का एक अलग कल्चर है, वहाँ पे अलग प्रकार के घर बनते हैं। एमपी में आप देखोगे तो यहाँ पे अलग प्रकार के घर बनते हैं। मुंबई चले जाओ तो वहाँ तो घर नहीं बनते, वहाँ तो पता नहीं क्या बनते हैं। अलग अलग प्रकार के घर बनते हैं, आपने देखा। मंदिरों का निर्माण भी आप देखना अलग अलग, जैनों के मंदिर अलग होते हैं, बुद्धों के मंदिर अलग होते हैं, हिंदुओं के मंदिर अलग होते हैं, मुस्लिमों की मस्जिदें अलग होती हैं। सबकी बनाने की अपनी अपनी एक एक कला है।
दक्षिण साइड आप चले जाओगे तो वहाँ के मंदिरों की बनाने की अलग कला है। आप शिव मंदिर देखोगे तो उसको अलग डिज़ाइन में बनाया जाएगा, साईं मंदिर देखोगे तो उसको अलग डिज़ाइन में बनाया जाता है। ये सब मंदिर बनाने की शैली है, मंदिर बनाने की कला है, जिसको हम स्थापत्य कला बोलते हैं। ये सब पढ़ेंगे हम आगे, अभी सिर्फ आपको ओवरव्यू समझना है। तो मंदिर शैली भी दो प्रकार की भारत में मुख्य रूप से पाई जाती है। एक और शैली है जिसके बारे में आपको बताऊंगा। अगर हम उन दो शैलियों के बारे में जाने तो एक होती है द्रविड़ शैली और एक शैली होती है नागर शैली। अब आप इसको मंदिर शैली कह लीजिए या आप इसको भवन शैली कह लीजिए, आप इसको स्मारक शैली कह लीजिए, सबके लिए एक ही है। द्रविड़ शैली का मतलब नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि जो दक्षिण भारत में मंदिर बनाने की जो क्या थी, दक्षिण भारत में मंदिर बनाने की कला, दक्षिण भारत में मंदिर बनाने की कला, दक्षिण भारत में मंदिर बनाने की डिजाइन को हम कहते हैं द्रविड़ शैली। और नागर शैली, ये दक्षिण है तो ये उत्तरी भारत की बात है। उत्तरी भारत में मंदिरों को बनाने की शैली, उत्तरी भारत में मंदिरों को बनाने की कला को हम कहते हैं क्या, नागर शैली के मंदिर। कई बार पूछ लिया जाता है पेपर में कि आप किस क्षेत्र में हो, आपने बोला कि मैं यूपी से हूँ, आपके यहाँ बने हुए मंदिर किस शैली में बने हुए हैं, आपको पता ही नहीं है। नागर शैली के एक्चुअल में हमारे यहाँ मंदिर है। मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ ऊपर की बात कर रहा हूँ, उत्तरी बात कर रहा हूँ। द्रविड़ की बात करूँ मैं तो द्रविड़ में आप देखेंगे तो आप तमिलनाडु के हैं, आपसे पूछे आपके यहाँ जो मंदिर बनते हैं, आपके यहाँ जो स्मारकें बनती हैं, जो महल पाए गए हैं, जो स्मारकें पाई गई हैं, वो किस शैली में बने हुए थे, आपको पता ही नहीं है। दरअसल वो द्रविड़ शैली में बने हुए थे। अब आप सभी जानते हैं कि हमारा जो मध्य प्रदेश है वो भारत के नक्शे में अगर आप देखोगे तो ऐसा बीचों बीच है। तो ये उत्तर प्लस दक्षिण, इन दोनों का संगम कह सकते हो आप किसको, हमारे मध्य प्रदेश को। अगर यहाँ की कोई नई वस्तु बनती थी तो सबसे पहले वो कहाँ आती थी, मध्य प्रदेश में आती थी, और यहाँ उत्तर के लोग यहाँ मध्य प्रदेश में आके इसको खरीद के यहाँ से लेके जाते थे। उत्तर भारत के लोग अगर कोई भी नई वस्तु बनाते थे तो वो कहाँ पहुँचाते थे, पहले मध्य प्रदेश में पहुँचाते थे, और दक्षिण भारत के लोगों को अगर वो चीज़ें चाहिए होती थी तो वो क्या करते थे, मध्य प्रदेश से जाके उसको परचेस करके लेके आते थे। सबका अपना अपना अलग अलग था। तो याद रखना, मध्य प्रदेश उत्तर भारत और दक्षिण भारत का एक संगम है, दोनों को जोड़ने का काम करता है। और दोनों को जोड़ने का ना सिर्फ वो व्यापार को लेके, बल्कि उनकी सांस्कृतिक स्थितियों को लेके, उनकी कल्चर को लेके, उनके राजनीतिक हर चीज़ों के माध्यम में मध्य प्रदेश दक्षिण और उत्तर दोनों भारत का एक प्रकार का क्या है, मिश्रण है, मिश्रण देखने को मिलता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब ये मध्य प्रदेश यहाँ बीच में है, यहाँ पे आप देख रहे हैं द्रविड़ शैली के मंदिर बन रहे हैं, यहाँ पे आपने देखा नागर शैली के मंदिर बन रहे हैं, तो भाई मध्य प्रदेश तो बीच का है। अब इसने सोचा कि भैया इनने कुछ हिस्सा नागर शैली का मिला के बनाया और कुछ हिस्सा इसने द्रविड़ शैली का मिला के बनाया, मतलब एक और शैली बीच में जन्मी जिसको हम कहते हैं क्या, बैसर शैली। बैसर शैली, वैसर वावजन का वैसर। वैसर शैली का मतलब ये हुआ, इसमें आप द्रविड़ प्लस नागर शैली का मिश्रण, नागर शैली का मिश्रण ही आप कहलाएगी क्या, वैसर शैली। यहां तक क्लियर है। तो स्मारक भवनों के अंदर भी आप देखोगे तो तीन प्रकार की शैली देखने को मिलती है। पूछ ले अगर मध्य प्रदेश में स्थापत्य कला में या मंदिरों की शैली में किस शैली का उपयोग किया गया है, तो द्रविड़ नागर मत लगा देना। अगर कोई मंदिर विशेष होगा तो हम उसके बारे में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे हम यहाँ के पर्यटन स्थल और स्थापत्य कला में। तो बहुत से ऐसे मंदिर हैं जो अलग अलग रीति रिवाजों से बनाए गए हैं, अलग अलग शैलियों से बनाए गए हैं। बहुत से ऐसे मंदिर हैं जो जैन मंदिर है, उनकी अलग स्थापत्य कला है, उनका बनाने की अलग शैली है। परंतु मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में जो मंदिरों का निर्माण है वो बैसर शैली के मंदिरों का निर्माण है, जिसमें नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का मिश्रण हमें देखने को मिलता है। यहाँ तक बात क्लियर है। ये हुई हमारी कहाँ, स्मारकों की बातें। ठीक, अब इसके अलावा मंदिर शैली यहाँ पे हमने देखा, तो ये अभी हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, पुरातात्विक साक्ष्यों के बारे में। ठीक, तो ये तीन पुरातात्विक साक्ष्य आपको पता चले। इसके अलावा और कौन कौन से पुरातात्विक साक्ष्य हो सकते हैं, अब सिर्फ उनके नाम देख लीजिए, क्योंकि उनके बारे में डिटेल में जाएंगे बहुत लंबी चीज़ हो जाएगी ये। तो जैसे आपकी मूर्तियाँ हो गई, ये जो मूर्तियां हैं ये भी आपके क्या कहलाएंगी, अभिलेख कहलाएंगे, पुरातात्विक साक्ष्य कहलाएंगी। मूर्तियां भी, स्मारकें हो गई, मुद्राएं हो गई, सिक्के हो गए आपके, सिक्के,
ठीक है। मोहरें हो गई, मोहरें समझ रहे हैं आप, सील, सील हड़प्पा के समय की भी सील होती थी। हर एक समय की अपनी अपनी खुद की सील होती थी व्यापार करने के लिए। जैसे आज आप सामान पैक करके किसी दूसरी जगह पहुंचाते हो तो आप उसमें अपनी सील साइन करके पहुंचाते हो, एक आप उसमें क्या स्टाम्प लगाते हो। किसी दुकान को अगर जैसे ही गवर्नमेंट सील कर देती है, प्रशासन सील करती है, तो वहाँ पे देखने एक लाल कलर का ऐसा कुछ चिपका के चले जाते हैं, सील है वो। हर समय की अपनी अपनी एक अलग अलग सील है, ठीक है। ये मोहरें हैं, सिक्के हैं, मूर्तियाँ हैं, ये सारी। कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है मृदभांड। मृदभांड शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगा। मृदभांड को भी हम किस में शामिल करते हैं, अभिलेखों में शामिल करते हैं, हाँ इसमें शामिल करते हैं, पुरातात्विक साक्ष्यों में। पहले समझिए मृदभांड क्या होता है। आप अपने समय में देखते हैं गर्मी आती तो आप क्या करते हैं, मटका में पानी पीते हैं, पीते नहीं पीते मटका में, ये मृदभांड है। पहले के समय में क्या होता था, कच्ची मिट्टी को पका के बर्तन बनाए जाते थे, ऐसे ऐसे बड़े बड़े बर्तन बनाए जाते थे, बड़े गजब। आज जो आप गमले देखते हो, पॉट, पहले ये कच्ची मिट्टी के ऐसे ऐसे बनते थे पहले। ये सब क्या है, मृदभांड है। मृदभांड की सीधी सीधी अगर परिभाषा देखोगे तो सीधे आप उसको लिख सकते हो कि कच्ची मिट्टी को पका के बनाए गए बर्तन ही मृदभांड कहलाते हैं। कच्ची मिट्टी को पका के बनाई गई कोई भी वस्तु ही मृदभांड कहलाएगी कुल मिला के। ना सिर्फ उसमें बर्तन ही आएंगे, उसमें अलग अलग चीज़ें भी आ सकती हैं। कुछ ऐसे कटोरी टाइप का बना दिया उन लोगों ने, ठीक है, कुछ ऐसा ढांकने का ढक्कन बना दिया उन लोगों ने, सब मृदभांड है। इन मृदभांडों में भी आप देखोगे उन्होंने कहीं में चित्रकारी की हुई है, ऐसी ऐसी डिज़ाइन बनाई हुई है, कहीं पे उन्होंने कुछ कुछ लिखा हुआ है, अपनी अपनी भाषा में कुछ कुछ लिखा हुआ है। तो इन बर्तनों में भी उन लोगों ने अपने द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन किया है। तो कई मृदभांड के टुकड़े हमें ऐसे मिले हैं जिसमें हमको कुछ लिखा हुआ पाया गया है, उनको भी हम किस में शामिल करते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य के अंदर हम शामिल करते हैं। तो ये है पुरातात्विक साक्ष्यों की कहानी। इसमें मृदभांड में अगर आप देखोगे तो अलग अलग आएंगे, ये इतना डीप में नहीं जाना है अभी आपको। इसमें कुछ चित्रित मृदभांड आएंगे, कुछ चित्रित धूसर मृदभांड आएंगे, लाल रंग वाले मृदभांड आएंगे, काले रंग वाले मृदभांड आएंगे। अच्छा, यहाँ पे दो चीज़ें समझिए आप। एक शब्द का उपयोग होता है पांडुरंग और एक शब्द आता है पांडुलिपि। दोनों का मतलब क्या है ये आप मेरे को कल पता करके लाएंगे। और जो ऑनलाइन देख रहे हैं, ऑनलाइन वाले भी इसमें कमेंट जरूर करके जरूर बताएंगे कि इसका मतलब क्या होता है, पांडुरंग और पांडुलिपि का मतलब क्या होता है, ठीक है। ये ऑनलाइन वाले कमेंट करके बताएंगे, ये आपका होमवर्क है। तो मृदभांड भी अलग अलग प्रकार के होते थे, अलग अलग रंग के होते थे, कुछ काले होते थे, कुछ लाल होते थे, कुछ चित्रित होते थे, कुछ 2-3 कलर को मिला के बनाया गया दूसरा टाइप का रंग होता था, सब अलग अलग टाइप के होते थे। तो ये हैं आपके पुरातात्विक साधन। अब आ जाइए साहित्यिक साधन में। किस में आ जाइए, साहित्यिक साधन में, ठीक।